कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि कर्म त्याग कर नहीं बल्कि कर्तव्यों का पालन करते हुए ही मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। नमस्कार, सम्माननीय व्यासपीठ, माननीय अतिथिगण, आदरणीय उपस्थित जन और भारत की समृद्ध परंपरा को प्रणाम करते हुए आज का सत्र दीप प्रज्वलन से आरंभ करते हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय अंकित जी, माननीय अविनाश जी, दीप न केवल प्रकाश का प्रतीक है बल्कि यह विद्या, विवेक और शुभ संकल्पों का आलंबन भी है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जगवंदनीय भारत, हे जन्मभूमि भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत। जो संस्कृति अभी तक दुर्जयसी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे,
हे जन्मभूमि भारत। शाश्वत स्वतंत्रता का वह दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, जगवंदनीय भारत। भारत माता की। धन्यवाद अनंत जी। आज का सत्र नेशन फर्स्ट और चाणक्य मंडल परिवार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया है। चाणक्य मंडल परिवार was established in 1996 by श्री अविनाश धर्माधिकारी जी। यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए चाणक्य मंडल परिवार देश की प्रमुख संस्थाओं में से है। अपने बेहतर शिक्षण तरीकों, समर्पित मार्गदर्शन और उत्कृष्ट परिणामों के कारण चाणक्य मंडल परिवार आज विश्वसनीयता और गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। नेशन फर्स्ट की स्थापना कर्नाटक के बेलगावी स्थित प्रतिष्ठित केएलई इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ पूर्व छात्रों द्वारा की गई। ये सभी अपने छात्र जीवन से ही राष्ट्र के प्रति समर्पण, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव से प्रेरित रहे हैं। नेशन फर्स्ट का ध्येय है जनमानस को जागृत करना, उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करना और उन्हें कर्तव्यपरायण एवं सजग नागरिकों के रूप में संगठित करना। जैसा कि हमारा आदर्श वाक्य स्पष्ट रूप से कहता है, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज के सत्र के लिए हमारे सम्मानित अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर अंकित शाह जी और श्री अविनाश धर्माधिकारी जी। We are all aware of Dr. Ankit Shah ji's work as a chartered accountant, foreign policy and security expert. उन्हें भारत के लीडिंग जियोपॉलिटिकल स्पीकर्स में गिना जाता है। वे छात्रों, विचारकों और नीति निर्माताओं के लिए गहन अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता से भरपूर भारत केंद्रित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जो ज्ञान को दिशा और विचारों को उड़ान देती है। डॉक्टर अंकित शाह isn't just a geopolitical analyst, but a systems thinker who has been named as the Oracle of India due to his accurate predictions of world events and global policies. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 200 से भी अधिक सटीक भविष्यवाणियों को समय चिन्ह के साथ साझा किया है। हाल के उदाहरणों में बालाकोट हवाई हमले और आर्टिकल 370 शामिल है। He had also given us the intimation of the Russia-Ukraine conflict when it hadn't even escalated, and also indicated de-dollarization as its after effect. अंकित जी की जियोपॉलिटिक्स पर लिखी पुस्तकें विश्व की शक्ति संतुलन की चालों को भारतीय दृष्टिकोण से स्पष्ट करती है। उनका सनातन अर्थशास्त्र पर किया गया कार्य आज ब्रिक्स समिट,
ICAI और IIT मद्रास जैसे संस्थाओं में भविष्य की आर्थिक और वैचारिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। We now invite Shri Suhas Hattargi ji to felicitate Ankit ji. Suhas ji has recently retired from the senior management of Serum Institute of India, Pune. धन्यवाद सुहास जी। श्री अविनाश धर्माधिकारी जी, पूर्व IAS अधिकारी और संस्थापक, चाणक्य मंडल परिवार। Avinash ji is a well-known social activist, constantly striving to serve Indian society better. हम इन्हें एक प्रखर वक्ता के रूप में जानते हैं। उनके व्याख्यान हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं और उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अविनाश जी के मार्गदर्शन में असंख्य युवाओं के जीवन को दिशा दी है, उनमें राष्ट्रभाव जगाया है और उन्हें देश सेवा के पवित्र मार्ग पर अग्रसर किया है। उनकी लेखनी में अस्वस्थ दशकाची डायरी, नवा विजयपथ और स्वतंत्र नागरिक ऐसी कई पुस्तकें हैं जो सामाजिक मुद्दों पर उनके विचार दर्शाती है। We now invite Shri Prakash Ji Dhoka to felicitate Avinash ji. Dhoka ji is the Managing Director of Industrial Metal Powders India Private Limited. This is the world's largest electrolytic reduced iron powder, exported to more than 32 countries around the globe. Dhoka ji is also the president of Vanvasi Kalyan Ashram and continues to serve in innumerable ways for the betterment of society. धन्यवाद धोका जी। आज के हमारे सत्र का विषय है डीग्लोबलाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। यह केवल अर्थनीति का नहीं बल्कि जीवन दृष्टि का विषय है। सनातन अर्थशास्त्र कहता है कि अर्थ का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं बल्कि कल्याण है। यह कल्याण व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी और पर्यावरणीय भी। आज के सत्र का उद्देश्य है जनमानस में यह प्रेरक भावना जगाना कि विश्व के बदलते शक्ति संतुलन और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन के युग में भी भारत ने अपने सनातन मूल्यों, अटूट आत्मबल और गहन सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर दृढ़ता, स्थिरता और निरंतर उन्नति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया है। So we now invite Dr. Ankit Shah to please share his views. जय श्री राम। माननीय अविनाश जी, नेशन फर्स्ट की टीम मेंबर्स, चाणक्य मंडल, सुष्मिता एंड टीम,
आप सबका बहुत बहुत आभार आज हाजिर रहने के लिए। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ हाजिर हुए हैं। आवाज़ दिया अब क्लियर। आप लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और बॉर्डर पे हथियार भी हाजिर हो गए हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार के चैलेंजेस ये राष्ट्र फेस कर रहा है, और जितनी भी बार मैं महाराष्ट्र आऊँगा उतनी बार मैं ये बात जिनसे भी मिलता हूँ, जितनी बार मिलता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ कि 4 ही साल बचे हैं महाराष्ट्र के लिए। और मैं ये कंटिन्यू करूँगा तब तक जब तक पूरा महाराष्ट्र समझ नहीं जाता कि रेडिकलाइजेशन का क्या थ्रेट उनके सिर पे है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। 4 साल बचे हैं। देश पे आ जाते हैं। जहां जहां जिस प्रकार की थ्रेट्स है, क्योंकि आज का टॉपिक 2 प्राइमरी चीजें कवर करता है। एक है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल और दूसरा डी ग्लोबलाइजेशन। तो डी ग्लोबलाइजेशन के इस पूरे पीरियड में जो अगले 4-5 साल में जो डिसऑर्डर एस्टैब्लिश होगा, और इसको मैं डिसऑर्डर एस्टैब्लिश होना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के उदय का ये समय है। इसीलिए ये डिसऑर्डर पेनफुल होने के बावजूद हमें इस डिसऑर्डर को हमारे राष्ट्र नीति के साथ उस प्रकार से अलाइन करना है जहां पे 2030 के बाद वाला जो विश्व होगा वो ऐसा विश्व हम देखना चाहेंगे जहां पे भारतीय फॉरेन मिनिस्टर विश्व का सबसे पावरफुल लीडर माना जाए। प्रधानमंत्री जी तो आप भूल जाएं, फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही। और 2032 आते आते जब पूरा रीसेट, फाइनेंशियल रीसेट हो चुका होगा ग्लोबल ऑर्डर का, तब शायद हमें उस प्रकार के फॉरेन मिनिस्ट्री की जरूरत पड़े जहां पे 1 नहीं 2 नहीं शायद 3 रीजन वाइज फॉरेन मिनिस्टर्स की जरूरत पड़े। लेकिन इस जर्नी में जहां पर हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे उससे पहले बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है। और वो डिसऑर्डर की कुछ झलकियां जो आपने न्यूज में भी अभी भी सुनी होगी, एससीओ समिट में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जीवन के ऊपर आघात करने की कोशिश होने जा रही थी। कितना सत्य है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना बता दें कि देश का सामान्य व्यक्ति किस किस प्रकार के थ्रेट्स से बचा है पिछले 10 साल में, लोगों को कुछ भी पता नहीं। किस किस थ्रेट से आप बच गए हैं वो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको 5% भी नहीं पता है। यह मैं बता रहा हूं, पिछले 10 साल में आपके और मेरे साथ जो जो हो सकता था उसका 5% भी आप जो बचे हुए हो आपको नहीं पता है। सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूं। G20 समिट हमने होस्ट करने की कोशिश करी। 10 से ज्यादा राष्ट्र ऐसे थे जो G20 समिट को साबोटाज करने के लिए टीम बना के बैठे हुए थे 1 साल पहले से। दस से ज्यादा राष्ट्र।
हमारी G20 समिट को साबोटाज करने के लिए, उस पर अटैक्स करने के लिए टीम्स बना के बैठे थे 1 साल पहले से, और वो एक एक अटैक को काउंटर करके, मिटिगेट करके रोका गया। तो आप जब न्यूज में सुनते हैं अननोन गनमैन बाजू में कुछ कर रहे हैं, यहां पे बहुत सारे अननोन हैं। कुछ महीने पहले मुझे भी लगता था कि मेरे जैसे कुछ ही पागल है, बहुत सारे ऐसे पागल हैं। तो बार बार जब बोला जाता है कि ये राष्ट्र शायद राम भरोसे चलता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आप सबकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। कोविड वायरस से लेके यूक्रेन युद्ध और आगे आता हुआ डिसऑर्डर और वो चरमराती हुई बैंक्स जो इनके सिर पे डाली गई थी जैसे ही आए सरकार में, और ये नहीं आए होते तो अभी तक 2 पार्टीशन हो चुके होते और नए वाले, अगर ये 2014 में नहीं आए होते। और महाराष्ट्र में अगर ये सरकार नहीं आई होती तो ब्लडशेड शुरू हो चुका होता। जिन्हें नहीं समझ में आता, मैं तो गुजरात से विजिट करता हूं तो मुझे अंतर साफ दिखाई देता है कि क्या क्या डिफरेंस हुआ। एयरपोर्ट पे उतरते ही पता लगता है कि भाई ड्राइवर में, अभी लास्ट टाइम मैं आया था तो एटलीस्ट 10 में से 2 हिंदू थे, क्या हुआ। और आश्चर्य तब होता है जब इस स्टेट ने उन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से भगा दिया जो एक्चुअली वॉरियर्स थे। अब कौन लड़ेगा वो पता नहीं। तो डीग्लोबलाइजेशन के इस पीरियड में बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी। तो आपके एक एक एरिया में, एक एक रीजन में डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो बोला जाता है, ये तो एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हुआ, जिसका सिंपल सा काउंटर ये होना चाहिए कि भाई बर्थ रेट तो यूपी बिहार की महिलाओं ने ये ठेका ले रखा है पूरे राष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा का, बर्थ रेट मेंटेन करके। बाकी सारे स्टेट्स की महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। वो हर 6 महीने नया लैपटॉप लेना है, नई कार चाहिए, वेकेशन करने जाना है, बच्चा एक छोड़ के जा रहे। अब जिनके जिनके एक बच्चा है, तो मैं तो चाहूंगा कि अगर सीनियर्स की बातें नहीं सुन रहे, पेरेंट्स की बातें नहीं सुन रहे, ये कपल्स जो कुत्ता बिल्ली घर में लेके आ रहे हैं रिप्लेसमेंट बच्चों के, अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर जो ऐसे संस्थाएं हैं जो प्रो हिंदू वर्क करती है, और जो ये जियोपॉलिटिकल, इसको मैं जियोपॉलिटिकल थ्रेट इसलिए बता रहा हूं कि ये सिर्फ कोई इंटरनल या सिर्फ भारत सीमित थ्रेट नहीं है, दिस अ ग्लोबल एजेंडा। अगर किसी फ्राइडे के दिन आपका प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है और आपको वो 10 साल बाद पता लगने वाला है, सो इट्स अ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थेफ्ट, कॉमन एजेंडा। इट इज नॉट सम इंटरनल सिक्योरिटी मैटर ओनली टू अ पर्टिकुलर रीजन। आपको लग रहा है वो एसी रिपेयर करने आ रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी देखने आ रहा है। तो ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, नेशन फर्स्ट है, चाणक्य मंडल है, और जो भी नेशनलिस्ट कॉजेस पे वर्क कर रही है, अगर यंगस्टर्स को बर्थ रेट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुहिम छिड़ी जानी चाहिए। एल्डर्स के द्वारा घर घर जाएं और सबका नामकरण फिर कर दें।
मोहम्मद, अब्दुल, रजाक, राइट, एडवांस में ही कर ले नामकरण। हाँ, वेट क्यों करना। सो बर्थ रेट जो है वो 95% ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है। 95%। कोई पुलिस, कोई स्टेट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई जुडिशियरी, ये लोग आपको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं हादसा हो जाने के बाद, राइट्स नहीं देंगे। अपने टॉक्स में भी मैं बताता हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये लोग आपको लीगल सुनवाई देके हादसा हो जाने के बाद शायद आपको कॉम्पनसेशन मिल जाए, राइट्स नहीं देंगे। तो आपका राइट्स कहां से आएगा? आपका राइट्स आएगा फैमिली का नंबर्स, कम्युनिटी का नंबर्स, ऑक्यूपेशनल ग्रुप का नंबर्स। अब भाई मुझे जीवित रहना है तो मेरे जीवित रहने में कौन इंटरेस्टेड होगा? मेरे जीवित रहने में इंटरेस्टेड होगी मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी, और जिसके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। और किसी को क्या इंटरेस्ट होगा मेरे जीवित रहने में? एम्प्लॉय तो कल 10 और लाइन में खड़े रह जाएंगे इंटरव्यू में, तो जॉब वाले इज आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई नहीं आएगा। जॉब वाले का तो जहां उसके साथ क्राइसिस हो रहा है उस लोकेशन पे शायद उसकी वाइफ भी ना आए, वो भी डाउट लगता है। एटलीस्ट बिजनेस वाले को, एटलीस्ट जो उसके साथ ट्रेड कर रहा है, तो वो 30-40 जन तो हाजिर हो जाएंगे। तो आपका राइट्स सिर्फ जो एंशिएंट भारत ने बोला है, विच इज कुल, जाति और वर्ण, फैमिली, कम्युनिटी एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप, इन तीनों को इंटरेस्ट है आपके जीवित रहने में, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो अगर आपका फैमिली नंबर्स का स्ट्रेंथ है तो आपको राइट्स मिलेगी। अगर आपका कम्युनिटी ग्रुप का नंबर्स है तो आपको राइट्स मिलेंगी। और अगर आपका ऑक्यूपेशनल ग्रुप का नंबर्स है तो आपको राइट्स मिलेगी। आपके एक फोन कॉल पे अगर 50 लोग हाजिर हो सकते हैं उस जगह पे, उस लोकेशन पे 10-15 मिनट में, तो आपके राइट्स है। एज सिंपल एज दैट। तो उस डॉक्यूमेंट में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में राइट्स के बारे में वो कुछ भी लिखे, एंड बाय द वे पड़ोसियों की कोर्ट्स में तो कोर्ट्स के अंदर बम फटते हैं, तो वहां तो कंपनसेशन भी नहीं है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्राइमरी चैलेंजेस जो आपका नियर सर्कल में ये वाला चैलेंज है, जहां पे जब हम इकोनॉमिक्स मॉडल की बात करते हैं, जब इतना साफ एंशिएंट भारत ने बताया है कि कुल, जाति और वर्ण, इसके बावजूद इससे बाहर जाके जब हम एक्ट करते हैं तो ग्रोथ हमने ऐसा डिफाइन कर रखा है कि जिस एरिया में मेरे मंदिर है, जिस एरिया को मैंने ग्रोथ दिया है, डेवलपमेंट करा है, वो एरिया छोड़ के मैं दूसरे लोकेशन में जाके वापस जीरो से ग्रोथ स्टार्ट कर रहा हूं। 30 साल बाद मुझे पता लग रहा है कि भाई वहां पुराने एरिया में से मूर्ति नीचे से निकली। समझ रहे हैं क्या थ्रेट है, मैं क्या समझा रहा हूं? और जो आप नए लोकेशन में भी जो जा रहे हैं, वहां भी नजर गड़ाए बैठे हैं वो। अच्छा, आप ब्रिज बना रहे हो, अच्छी बात है, हम आ ही रहे हैं पीछे, हाँ, प्लीज बिल्ड फॉर अस। सो जिस थ्रेट को आप कोई मामूली थ्रेट समझ रहे हैं, ये थ्रेट उत्पन्न हमने खुद करी है, क्योंकि हमने हमारी फैमिलीज को तोड़ा, हमने हमारी कम्युनिटीज को तोड़ा, हमने हमारा एंटरप्राइजिंग का, ऑक्यूपेशन का मॉडल तोड़ा, और बन चुके हैं ऐसे अननोन जॉबर जिसको बाहर 1 लाख लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा जॉबर जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसको दूसरे दिन उसका सब स्विच ऑफ करके दूसरे को पकड़ाया जा सकता है।
इसके कारण ये हाल हुआ है। और स्पेशली जॉब गोइंग स्टेट्स, ऑफिस जॉब गोइंग स्टेट्स, वो फैमिलीज हैं जो बच्चों को लायबिलिटी समझते हैं। मैंने नहीं देखा कोई एंटरप्राइजिंग फैमिली बच्चों को लायबिलिटी समझते हो, क्योंकि उन्होंने वेल्थ कंटिन्यू करना है, उन्होंने अपना बिजनेस लीगेसी कंटिन्यू करना है। ये खाली ये जितनी चिंडीगिरी है ये सारे जॉब गोइंग स्टेट्स वाले हैं जो फ्रीबीज मांगते हैं, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, मेरी लैंग्वेज में थोपूं उसके ऊपर, रिजर्वेशन दे दो लोकल वाला, मुझे ये फ्री चाहिए, वो फ्री चाहिए। ये सारे जॉब वाले हैं, एंटरप्राइजिंग स्टेट्स नहीं है। एंटरप्राइजिंग स्टेट्स इसमें मानते ही नहीं है कि कोई मुझे फ्री में कोई चीज दे। अब जब पूरी सोसाइटी जॉब गोइंग मॉडल में सेट हो जाएगी तो इनोवेशन होगा कहां से? रिसर्च करे क्यों? जॉब करने वाला क्यों ओरिजिनल रिसर्च करेगा भाई? किस लिए? उसको तो 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो रहा है, वो इनोवेट क्यों करे? व्हाट इज द इंसेंटिव? कोई इंसेंटिव नहीं है। तो एंशिएंट भारत का बहुत क्लियर इकोनॉमिक मॉडल, जहां पे बोला गया कि उसने जॉब करना है जिसके फिजिकली मेंटली कुछ डैमेज है, जो नहीं सीख पा रहा है एंटरप्राइजिंग, सिर्फ उन्हीं लोगों ने जॉब करना है। सारे के सारे सर्वाइवल मोड में आ गए। एक पूरी सोसाइटी जो उतनी एंटरप्राइजिंग थी, जहां के हाथी और घोड़े जेवर पहन रहे थे, इतनी रिच सोसाइटी, वो आज उस लेवल पे है कि जीरो इनोवेशन, जीरो। बस घड़ी कैसे 10 घंटा ऑफिस में घुमाना है, कंप्लीट करना है, बस ईएमआई भर दूं मैं, बस नया प्रोडक्ट जो लिया है। और प्रोडक्ट्स भी कैसे, जिसके सबके घर में अगर आप नजर दौड़ा के देखें, 95% प्रोडक्ट्स को कोई टच भी नहीं कर रहा है, यूज नहीं, टच भी नहीं कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ईएमआई लेके 40-50 साल तक अपने आप को बांध दिया है जॉब मॉडल में। ये क्या इनोवेट करेगा जो अपना सर्वाइवल उसका क्वेश्चन है? तो बहुत बड़ा अंतर सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में और जिसको मैं अब्राहमिक इकोनॉमिक्स बोलता हूं, पश्चिम के वो देश, जहां पे सनातन धर्म ये कह रहा है कि यू आर द सोल एंड बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। तुम्हारा एक लाइफ नहीं है। और अब्राहमिक इकोनॉमिक्स कह रहा है यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। वो बोल रहा है कि तुम्हारा एक ही लाइफ है। तो बाकी का विश्व बोल रहा है कि मेरा इकोनॉमिक मॉडल एक ही जीवन के लिए है, मुझे सब कुछ इसी जीवन में कंज्यूम करना है, चाहे कितनी भी लोन लेके मैं कंज्यूम करूं। इस अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल का परिणाम आज ये है, जहां पे वेस्टर्न इकोनॉमीज की हालत हम ये देख रहे हैं। डेट बेस्ड मॉडल, अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस का डेट जो है 38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। 38 ट्रिलियन। अब क्रिप्टो में कुछ गेम करके वो उसको कम कराने की कोशिश करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। ये जो जीवन है कि मैं उधार लेके सब कुछ मुझे इसी लाइफ में कंज्यूम करना है क्योंकि मेरा एक ही जीवन है, ये इनका मॉडल है, ये हमारा मॉडल नहीं है। हमारा सेविंग्स बेस्ड लाइफस्टाइल है क्योंकि हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। धर्म कहता है कि यू आर द सोल नॉट द बॉडी, मतलब वापस इसी जीवन में आने का है, इसी पृथ्वी पे वापस। कौन से फॉर्म में आएंगे वो हमें नहीं पता, जैसे हमारे कर्म, लेकिन इतना क्लियर है कि मुझे 2 जनरेशन तो दिख रहा है।
पेरेंट्स का जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा बनता है. दिस इज अवर इकोनॉमिक मॉडल कि स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, ना कार्ल मार्क्स बनना है, ना प्राइवेट सेक्टर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होना है, एडम स्मिथ बनना है. तो दोनों मॉडल ऐसे हैं, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स, जो फैमिली को बर्बाद करने के लिए क्रिएट किए गए हैं. जहां पे जो सैक्रिफाइसेस फैमिली मेंबर्स ने करनी चाहिए थी, वो सैक्रिफाइसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टेट हमको किसी पे टैक्स लगा के मुझे वो बेनिफिट दे देगा. कितनों को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आई कोरोना में हेल्प करने को आपके दरवाजे पे? जरा हाथ ऊपर करना. वो भी फैमिली लेड बिजनेस होगी. अगर आई भी होगी तो इसीलिए आई होगी बिकॉज फैमिली लेड बिजनेस है. और कितनों को स्टेट आया घर पे हेल्प करने को? तो कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दोनों मिलके फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं. और उस हद तक जिन्हें लगता है कि ये दोनों मॉडल अलग अलग जगह से आए, नहीं, सेम सेट ऑफ पीपल, वही लोगों ने दोनों मॉडल बनाया है कि दोनों एक दूसरे पे थ्राइव करते हैं. पहले एडम स्मिथ आके सोसाइटी का इतना एक्सप्लॉयटेशन करेगा कि 95% वेल्थ 5% लोगों के हाथ में आ जाएगी, सबको जॉबर में कन्वर्ट कर दिया. उतना एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद कार्ल मार्क्स का जन्म होता है, बोलता है अब मुझे फ्री में दो. फालतू के रिपोर्ट्स निकाले जाएंगे क्योंकि हर एक का प्रॉफिट सेंटर है. इन्वेस्ट किसी और ने किया है, वो बेचारा खाली एम्प्लॉई है, डॉक्टर. तो उस हद तक प्रॉफिट का एक्सप्लॉयटेशन होगा. फिर सरकार को आके कार्ल मार्क्स वाला आयुष्मान कार्ड लाके 5 लाख तक फ्री करना पड़ेगा. समझ रहे हैं? तो पहले एडम स्मिथ एक्सप्लॉइट करेगा, उसके बाद कार्ल मार्क्स जन्म लेगा, अब मुझे फ्री में चाहिए. और बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि दोनों मॉडल एक ही जगह से क्यों आया है, क्योंकि वो 5 लाख आयुष्मान कार्ड वाला भी उसी को जा रहा है पेमेंट. समझ रहे हैं? तो वो सारे प्रोफेशन जो ब्रिटिश गवर्नेंस छोड़ के गए, उसमें उन्होंने एंश्योर करा, जॉब मॉडल ऐसे क्रिएट किया कि वो व्यक्ति खुद उस सेक्टर को बर्बाद कर रहा है. लॉयर है तो केस नहीं सॉल्व होना चाहिए तो फीस मिलेगी. पुलिस है तो क्राइम नहीं सॉल्व होना चाहिए तो नेक्स्ट ईयर का बजट मिलेगा. टीचर है तो स्टूडेंट को नहीं समझ में आना चाहिए कि वो किस चीज में अच्छा है तो वो और कोर्सेज करेगा. डॉक्टर है तो उसका कंटिन्यूअस परमानेंट कस्टमर बनना चाहिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की टेबलेट का, सॉल्व नहीं हो जाने का है. इस प्रकार का ब्रिटिश गवर्नेंस जॉब मॉडल का बिठा के गए. समझ रहे? तो 400 साल पहले जब ये सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी लेके आए, सबसे पहले पाउंड इंपोज किया गया और उसके बाद डॉलर. इन दोनों ने मिलके करेंसी का जो गेम खेला, उसके अंदर पूरी सोसाइटी का, फैमिली का कॉर्पस तोड़ के, सबका एंटरप्रेन्योरशिप खत्म करके, सबको बोल के कि भाई तुमको तुम्हारे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, इनसे प्राइवेसी चाहिए, तुम झगड़ो, अपना हक मांगो. ये वो लोग हैं जो झगड़ के अपनी एग्रीकल्चर पूरा जमीन तोड़ के सिटी में आ गए, कॉर्पस कंपनीज को पकड़ा दिया, खुद जॉबर बन गए. और क्लासरूम टू जॉब मॉडल सिस्टम ऐसा बिठा दिया कि उसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, वो इतना ब्लैंक निकलेगा कि उसको इंटरव्यू ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता क्या आता है, सामने वाले को भी नहीं पता है
किसी को नहीं पता। तो ब्रिटिशर्स ये लेके आए ये सोच के कि ये पूरी एंटरप्राइजिंग सोसाइटी है जहां पे वुमन, भारतीय नारी सबसे रिचेस्ट टाइकून्स में आती थी इन्वेडर्स आने से पहले। 3 बिजनेसेस तो क्लियर इंडियन वुमन के डोमिनेंस से चलते थे, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्पाइसेस। इतना दबदबा था इंडियन वुमन का। उस इंडियन वुमन को लड़कों के साथ को एजुकेशन करके इक्वालिटी का कपड़ा पहना के उसको बोला जा रहा है तेरा एम्पावरमेंट हो रहा। दोनों को जॉबर में कन्वर्ट किया, 300% टैक्सेस लगा के एंटरप्रेन्योरशिप पूरी बर्बाद करी इस कंट्री की। अब वो पुरुष जिन्होंने कभी जीवन में जॉब नहीं किया, जब उसका एंटरप्रेन्योरशिप खत्म होके उसको जॉब करने की बारी आई तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो घर पे ऑफिस जाने से पहले उसको बोल के जा रहा है तू करती क्या है पूरे दिन। ऑफिस से आके वापस बोल रहा है उसको तू क्या करती है पूरे दिन। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सोसाइटी एंटरप्राइजिंग सोसाइटी थी और उसके पास मेमोरी है उस मैन के पास कि उसकी ग्रैंडमदर कैसे शोल्डर टू शोल्डर एंटरप्राइजिंग में वर्क करती थी फैमिली के साथ। इसीलिए वो आके पूछ रहा है क्योंकि उसको पहली बार जॉब करने की नौबत आई। उस फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहा है उस वुमन को कि तू करती क्या है पूरे दिन। इसी को वुमन एम्पावरमेंट का कपड़ा पहना के मार्केट किया गया कि तुमको भी ऐसा मिसबिहेवियर करना है तो तुम भी आ जाओ जॉब में। इसीलिए ब्रिटिशर्स को एजुकेशन लेके आए थे कि मैन और वुमन में कोई फर्क ही नहीं है, हमको तो फैक्ट्री के लिए लेबर चाहिए। अब ये जो अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल है कि मैंने उधार लेके जीवन गुजारना है, उधार लेने का अर्थ होता है, लोन लेने का अर्थ कि फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चोरी करके मैं आज खर्च कर रहा हूं अपने ऊपर। गलती इन्होंने ये करी कि वुमन को भी लगा दिया जॉब मॉडल में, टेम्पररी जीडीपी ऊपर ले जाने के लिए, और इसके चलते सारी कंट्रीज के बर्थ रेट जा चुके हैं। अमेरिका बूढ़ा हो चुका है, यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, कोरिया बूढ़ा हो चुका है, जापान बूढ़ा हो चुका है, यूरोप बूढ़ा हो चुका है। सबके बर्थ रेट गए वुमन को जॉब पे लगा के, पूरे गए। अब ये इकोनॉमिक मॉडल चलेगा कैसे कि फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से चोरी करके मैंने आज खर्च करना है और फ्यूचर जनरेशन को जन्म देना नहीं है। ये कैसे चलेगा ये मॉडल? तो सारी बॉर्डर्स उन्होंने खोल दी। यूरोप ने सारी बॉर्डर्स खोल दी, अमेरिका ने नीचे से साउथ से पूरी बॉर्डर्स खोल दी। अच्छा, बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले सोच रहे हैं कि भाई बहुत फ्रीबीज मिलता है इधर, सोशल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट, हम तो ये लेने आए। ये लोग सोच रहे हैं हम इनसे काम करा के कर्जा चुकाएंगे। यू इमेजिन कैसे क्लैशेस होने वाले हैं वहां पे, कितना ब्लडशेड होगा। तो मुफ्त का करेंसी छाप छाप के पेरेंट्स को बोला गया बच्चों को निकाल दो घर से बाहर, क्या काम है तुमको, हम तुम्हारा रिटायरमेंट, मेडिकेयर ये सब हम देखेंगे। तो वेस्ट में से बच्चों को निकाल दिया गया घर से बाहर। बच्चा भी निकल गया क्योंकि रिजर्व करेंसी का स्टेटस है, डॉलर छाप छाप के 0 to 3% मुफ्त का पैसा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट तो बाकी का वर्ल्ड भर रहा है, 100+ नेशंस। इन्फ्लेशन वो दूसरों पे पास ऑन करते हैं। जब आप डॉलर में ट्रेड करते हो, आप अमेरिकी और यूरोपियन लाइफस्टाइल को स्पॉन्सर कर रहे हो अपनी जेब में से। तो 100 से ज्यादा देशों को एक्सप्लॉइट करके अपने लोगों को करेंसी छाप छाप के मुफ्त में दे रहे हैं। बच्चों को निकाल दिया घर से बाहर, बच्चे 0 to 3% मुफ्त का मिल रहा है लोन, वो भी निकल लिए घर से बाहर।
और जैसे ही डी डॉलराइजेशन शुरू हुआ और समझ में आई कि हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके सारे एलिट्स शुरू हो चुके हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सबका ले ऑफ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे सबके अकाउंट में मुफ्त में पैसे डालेंगे। बड़ा ही रोमांटिक सा ख्याल है, मुफ्त के पैसे लोगों को मिलेंगे अच्छा जीवन गुजारने के लिए। इलॉन मस्क बोलता है यूनिवर्सल हाई इनकम, सबके डिजिटल आईडी बन रहे हैं, सबके ले ऑफ होंगे। बिल गेट्स बोलता है 3 दिन वीक में काम करोगे चलेगा, एक बोलता है 4 घंटे करोगे तो चलेगा। बेसिकली सबको प्रिजनर सिटी में डाल के ये मुफ्त के पैसों का ड्रग दे के उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होने के हैं। और फिर उस सिटी में से बाहर भी नहीं निकल पाओगे, बिकॉज इट इज डिजिटल। एक्सेस, नो एक्सेस, इट विल शो नो एक्सेस गेट के बाहर। फिर बोलेंगे 6 महीने बाद ये वैक्सीन तुमको लगानी पड़ेगी, स्किन के अंदर ये चिप डालो, तो फिर नेक्स्ट मंथ का यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगा। फिर बोलेंगे ये डिजिटल मनी प्रोग्रामेबल है, 6 महीने तक ही वैलिड है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं लेकिन 6 मंथ्स तक ही वैलिड है। तो जब एडम स्मिथ का एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पे पहुंच जाता है कि टॉप के कुछ लोग 95% वेल्थ इकट्ठा कर लिए हैं, तो उसके बाद ये कार्ल मार्क्स वाला फ्रीबीज का गाजर लटका के तुमको कैसे कैद किया जाएगा वेस्ट में। और ये दोनों मॉडल आगे बढ़ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमने फैमिली को तोड़ा, जो भी नाम पे, प्राइवेसी पे नाम पे, जो भी नाम दे दो, हमने बर्थ रेट्स खोए हैं। आज जिन जिन का एक बच्चा है, उस सिंगल चाइल्ड का 10 साल बाद क्या हाल होगा आप खाली सोच के देखें। उसको कौन कितना पीटने वाला है, और कोई क्यों ना पीटे उसको। मुझे एक अच्छा रीजन दे दो कि उसको क्यों ना लूटा जाए और क्यों ना मारा जाए उसको। कोई रीजन नहीं दिखाई देता कि क्यों उसके साथ ऐसा नहीं होगा। हां, जिसका कोई नहीं है उसका एक्सप्लॉयटेशन क्यों नहीं होगा, क्या कारण से नहीं होगा। सारे स्टेट्स उस पोजीशन में पहुंच रहे। अभी नेक्स्ट 30 इयर्स तक की इकोनॉमिक्स के लिए बर्थ रेट है, उसके बाद का डिपेंड करेगा कि अगले 10 साल हम क्या करते हैं। तो ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में जो फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स पे वर्क करता है, जहां पे 15, मैं एग्जाम्पल जो देता हूं, 15 फैमिलीज हैं जो 15 डिजाइन के शर्ट्स बनाती है। तो एडम स्मिथ कहीं से आके बोलता है कि तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप बंद करो, एक ही डिजाइन मार्केट में चलेगा। हाँ, आप सबके शर्ट्स देख लो जरा, हाँ, नजर कर लो, एक ही डिजाइन का बनेगा शर्ट, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम मेरे ऊपर पैसे लगाओ। तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को पैसे लगाने लायक नहीं समझ रहा है, वो कंपनी में पैसे लगा रहा है। अब दिस वेरी आइडिया कि मैं किसी और के बिजनेस में पैसे लगा के आई विल स्टे रिच, इस आइडिया की वजह से ये डी ग्लोबलाइजेशन और ये क्राइसिस आ रहा है। क्योंकि अब वो लोग भी नहीं बचे जिनको कुछ रियल प्रोडक्ट बनाना आता हो। 4 जन की फैमिली मेंबर्स को आप खाली पेंसिल बनाने का काम दे, रबर बनाने का, एक टम्बलर बनाने का, ये वो सोसाइटी जो 27% एवरेज जीडीपी दे रही थी 1800 सालों से, ये वो सोसाइटी
जहां पे पूरी फैमिली मिलके एक प्रोडक्ट नहीं बना सकती आज। तो ये जो अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल है, जहां पे सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया, और सोच रहे हैं कि स्टेट और कंपनीज बचाने को आएगी जब क्राइसिस होगा। किसी के फैमिली मेंबर्स नहीं बचे हैं। एंड यू इमेजिन कि कितना स्मूथ रहा होगा वो मॉडल, जहां पे मंदिर इकोसिस्टम के साथ इसको लिंक करके इतना अच्छा डिजाइन किया गया था एंशिएंट भारत में, कि गुरुकुल्स जो थे वो मंदिर कैंपसेस में चल रहे थे। फीस कौन पे कर रहा है वो किसी को पता नहीं लग रहा है। सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको इक्वालिटी, राजा का बच्चा हो किसी का भी बच्चा हो, सबको नीचे ही बैठना है। कोई टीचर के गुरु के साथ दादागिरी नहीं करेगा कि मैंने फीस भरी है। गुरु ने फीस लेनी नहीं है। मंदिर में भगवान के चरणों में जो अर्पण हुआ कम्युनिटी के द्वारा, उससे गुरु का परिवार चल रहा, रिसर्च चल रहा और स्टडीज उससे सिखाया जा रहा है। और गुरु तब तक गुरु दक्षिणा नहीं ले सकते जब तक वो जो स्किल सीखने आया है उसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक डायरेक्टली गुरु कुछ भी स्टूडेंट से नहीं ले सकता। पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप मंदिर करेगा, भगवान के चरणों के थ्रू ही पैसे राउट होंगे। पता नहीं लगेगा कि किस फैमिली ने फीस भरा है, किस कम्युनिटी ने भरा है, किस इंडिविजुअल ने भरा है। इतना स्मूथली वो डिजाइन किया गया कि ना आप एडम स्मिथ का एरोगेंस दिखा सकते हो कि मैंने फीस भरी है, ना आप कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट दिखा सकते हो। सिर्फ प्रसादी मिलेगा, कोई डायरेक्ट फ्री भी नहीं मिलेगा। ये एंशिएंट भारत की सोसाइटी, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल की, कि किसी की कनपट्टी पे टैक्स कलेक्ट करके फ्री में नहीं बांटने का है। सोसाइटी खुद मंदिर के थ्रू एंश्योर कर रही है कि कोई भूखा ना सोए। सिर्फ प्रसाद मिलेगा, फ्रीबीज नहीं मिलेगा। जाके काम करो। तो सिर्फ और सिर्फ सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल ये बोलता है कि एडम स्मिथ का जो एरोगेंस है उसको धर्म से काटना है, और कार्ल मार्क्स जो मुफ्त में मांग रहा है उसको बोला जा रहा है कि तू कर्म कर, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। स्टेट पे नहीं डाला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इनको झेलो जो नहीं अपना गुजारा कर पा रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी ने खुद अपने ऊपर ली है। दैट इज द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। सो मेडिसिन से लेके एजुकेशन से लेके ये खर्चे होने ही नहीं चाहिए। एंड बाय द वे, आज भी जिनको भी ये मेमोरीज रही हैं जिन कम्युनिटीज में, आज भी अगर मैं गुजरात का आपको एग्जांपल दूं, देयर इज अ पटेल कम्युनिटी विच इज अ वेरी रिच कम्युनिटी। लैंड के ओनर्स हैं, बहुत ही सादा जीवन गुजारते हैं। आपको उनको देख के पता नहीं लगेगा ही वुड बी हैविंग 100 crores और 300 crores और 1000। देख के ही नहीं पता लगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा। वो खिचड़ी खा के सो रहा है। दैट कम्युनिटी, उन्होंने हर एक बड़ी सिटीज में, गुजरात में सरदार धाम करके, बाहर सरदार पटेल जी का बड़ा स्टैच्यू होता है, मार्कर, हर एक बड़ी सिटीज में सरदार धाम ओपन किया हुआ है। कम्युनिटी के बच्चे का बोर्डिंग, कोचिंग, सब कुछ वहां पे हो रहा है। 10% कॉस्ट पड़ता है, 10%। आज भी चल रहा है। सो इवन विदाउट मंदिर दिस फॉर्मेट इज स्टिल वर्किंग। और दान से नहीं चल रहा है, 10% कॉस्ट में पड़ता है, क्योंकि पटेल के बच्चों जब कोई भी सिटी में जाएंगे तो उनको सीधा वहीं जाना है। लॉजिंग के लिए भी वहां जाना, जिम है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज गिवन। यूपीएससी का कोचिंग है, सीए का कोचिंग है। प्राइवेट सेक्टर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, उसके लिए कम्युनिटी ने खुद ये सिस्टम डिजाइन किया है, जो वही मंदिर इकोसिस्टम, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। अब ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन दिस कैनॉट हैपन विद अदर कम्युनिटीज?
कम्युनिटी ड्यूटीज करनी नहीं है। जब कुल जाति वर्ण की बात आती है, इनफैक्ट गुरुमूर्ति जी का कोर्स है इंडियन मॉडल्स ऑफ बिजनेस, और उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे कम्युनिटी लेड बिजनेसेस हैं। तो तुरंत लेफ्ट से काउंटर आता है, अच्छा तुम नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, अच्छा पेरेंट्स क्यों सिखाएंगे? भाई पेरेंट्स क्यों नहीं सिखाएंगे? पेरेंट्स आर द फर्स्ट गुरुज। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इतना डरा दिया है पेरेंट्स को कि स्कूल के दरवाजे पे जाके वो डर, प्रिंसिपल से डर रहे, टाइम लेने से डर रहे। इमेज ऐसा खड़ा कर दिया है कि दादा दादी और मां बाप से कुछ सीखने लायक है ही नहीं, मतलब वो गधे हैं, ऐसा इमेज खड़ा कर दिया है। क्यों? ये जितने भी एजुकेशन के माफिया है जो डोमिनेशन बना चुके हैं अपना डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करने के, ये सारे इंस्टीट्यूशन के दरवाजे पेरेंट्स के लिए क्यों बंद है? किस वजह से? क्यों नहीं हो सकता महीने का एक दिन? क्या किसी के दादा या दादी आके क्लास नहीं ले सकते किसी स्किल के बारे में? कुछ भी नहीं आता है बच्चों को, ड्राइव करना नहीं आता है व्हीकल, कुछ रिपेयर करना नहीं आता है, एक भी लाइफ स्किल नहीं है। तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में एजुकेशन जो स्टार्ट होता है वो मदर की वूम से स्टार्ट होता है। वो भारतीय अभी की नारियों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। द फर्स्ट 5% एजुकेशन इज इन द मदर्स वूम, नेक्स्ट 60% इज द फादर। वो फादरिंग तो पूरा गायब हो चुका है, उसको लग रहा है मैं खाली बिल पे करने के लिए है। घर पे आता है, बिल पे करता है, जाता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? यू इमेजिन द फ्यूचर ऑफ दीज फैमिलीज जिसका फादरिंग नहीं हुआ है। About 80% of crimes in America is because of absent father. Father is the first policeman of the house. पूरा फादरिंग जीरो कर दिया है सीरियल्स में दिखा दिखा के, कोई रोल ही नहीं उसका। उसको भी नहीं पता अब तो उसको भी नहीं पता कि कोई रोल होता है। 30 साल से ऐसा कंटेंट चला चला के, और हालत यह है कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जो दादा के टाइम पे 50-50, 60-60 साल जिसके ग्रैंड पेरेंट ने घिस दिए वो बिजनेस बिल्ड करने को, उसका बच्चा इतना वोक निकल के आता है, बोलता है मैं तो फैमिली ऑफिस चलाऊंगा, मैं स्टॉक मार्केट, ये बंद कर दो ये बिजनेस। उसको बिजनेस बंद कैसे करने का उसको सारे आइडिया है उसके पास। चालू रखने का एक भी आइडिया नहीं, बंद करने का आइडिया। क्यों? कंप्लीट लैक ऑफ फादरिंग। उसका फादरिंग हुआ ही नहीं है। हिज फादर वॉज बिजी मेकिंग मनी, कलेक्टिंग कैश। वो बेचारा सिर्फ मदर और मदर की सहेलियों के इर्द गिर्द वो बड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। हैज नो क्लू व्हाट द वर्ल्ड इज अबाउट। वो दादा को बोल रहा है इसको बेच देते हैं। हाँ, उसको दादा को ऐसे ही हार्ट अटैक आ रहा है, 60 साल से मैं मेहनत कर रहा है, ये बोल रहा है बेच दो। मैं स्टॉक मार्केट करेगा, फैमिली ऑफिस चलाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट। तो पेरेंट्स खुद अपने पैसे जो है किसी और के बिजनेस में लगा रहा है, क्योंकि 22-23 साल पढ़ाई करके क्लासरूम में से जो एकदम स्पेशल प्रकार का प्रोडक्ट निकल रहा है। So next 5 years and next 20-30 years, what I am seeing, what I can see, which is 2030 के बाद मुझे लग रहा है जो करेंसी के रीसेट की वजह से वैल्यूएशंस वापस फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस,
इसमें वैल्यूएशंस वापस आएंगी और 400 साल से ये जो फेक जॉब क्रिएट कर दी गई थी, जो सीधा क्लासरूम में से निकल के पैकेज लेके एसी में बैठ रहा है, दिस इज ओवर, दिस इज ओवर. सो फ्रॉम 2030 मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, यहां से माइग्रेशन शुरू होगा टियर 2 और 3 की ओर. फार्मिंग का वैल्यूएशंस वापस आएगा. 2035 तक लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी देसी गाय है आपके पास, क्योंकि इन सारे सेक्टर्स के वैल्यूएशंस चुरा के ये क्लासरूम टू जॉब मॉडल खड़ा किया गया था. एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल विथ अ डॉलर एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी. ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये फेक जॉब्स पॉसिबल नहीं है. पेरेंट खुद सोच रहे थे कि भाई ये ऐसा क्या पढ़ के आया है जो स्टार्टिंग से 10-20 लाख का पैकेज ले रहा है, उसको भी नहीं पता. वो फादर बोल रहे मैं 20-25 साल से मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे को अभी भी ये सैलरी नहीं मिल ये ऐसा क्या पहले दिन करके आ जाएगा जो इसको पैकेज मिल रहा है. और सच में अगर वो पैकेज वाला वर्दी बच्चा होता तो पेरेंट स्टॉक मार्केट में क्यों लगाता, उसके ऊपर ना लगाता पैसे. इफ दैट पैकेज वॉज ट्रू, इफ दैट वॉज ट्रू मनी, डिजर्विंग मनी. सो ये जो डीग्लोबलाइजेशन का पीरियड आ रहा है, उसमें ले ऑफ्स की पॉसिबिलिटी, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर, क्योंकि डॉलर से ही उसका बर्थ हुआ था, तो मैसिव वैल्यूएशन साफ होंगे आईटी सेक्टर में से. सो बी प्रिपेयर्ड टू गो बैक टू दैट कोर सेक्टर्स: फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस एंड स्पेस. आईटी सेक्टर तो स्पेशली खड़ा किया गया था ताकि आपके मेरिट को वहां खींच के, डॉलर वाली सैलरी दे के, कूली वाले काम करवा के, आपका डिफेंस, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, सारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आईटी सेक्टर खड़ा किया गया था. हमारा प्लान नहीं, उनका प्लान था. और हमारी आईटी कंपनीज को लग रहा था कि वो इंटेलिजेंट है जो फेक बिल्स बना के उनको भेज रहे हैं, बिलिंग आवर्स डाल के. हमारी कंपनीज को ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो खुद. दे वर वेरी क्लियर कि इनका डिफेंस नहीं डेवलप होने देना है, इनका स्पेस नहीं डेवलप होने देना है, तो जो मेरिट है उसको आईटी में ले जाके कूली वाला काम करा के डॉलर वाली सैलरी देना है. दिस वॉज देयर आइडिया. इससे भी उनका खत्म नहीं हुआ, तो ई कॉमर्स सेक्टर में और डॉलर्स दिए गए कि सबका ऑफलाइन एंटरप्रेन्योरशिप बंद करवाओ. इतने डिस्काउंट दिए गए, इतने डिस्काउंट दिए गए. इंडियन कस्टमर सोच रहा कि ये आ कैसे रहा इतने कम कॉस्ट में. ये भी उनका आइडिया था कि सबका ऑफलाइन बिजनेस बंद कराओ, सारे शॉपकीपर्स का. तो बिना प्रॉफिटेबिलिटी के वहां से डॉलर छाप के यहां पे स्टार्टअप हीरो, बेवकूफ बच्चों को स्टार्टअप हीरो बना के डॉलर्स दिए गए. कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, जीरो प्रॉफिटेबिलिटी. तो अभी आप डी डॉलराइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन पीरियड में ये न्यूज आएगा कि ये स्टार्टअप गायब हो गया. डॉलर नहीं मिलेगा, वो चलाएगा कहां से. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. स्टार्ट बिल्डिंग योर फैमिली एंड कम्युनिटी ग्रुप्स. दैट इज द मैसेज आई एम गिविंग. कम्युनिटी ग्रुप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कम्युनिटी वो जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा. आई एम सेइंग सैटरडे संडे अननोन लोगों के साथ घूमने की जगह किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी ग्रुप के साथ रहो जो क्राइसिस के टाइम फोन कॉल करने पे आके खड़े हो. ऐसे लोग. द स्टेट इज नॉट सपोज टू डिसाइड कि तुम तुम्हारे फ्री टाइम में किसके साथ जा रहे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे एंसेस्टर्स कितने वाइज थे कि साल में 2-3 बार खाना खुद पका के पूरी कम्युनिटी को झुक झुक के सर्व करके खिला रहे हैं. तब जाके उनके बेटे और बेटी के लिए उनको सही पार्टनर मिले. 15-20 साल कम्युनिटी ड्यूटीज करने के बाद सही व्यक्ति मिला, हस्बैंड और वाइफ, जिनके कभी डिवोर्स नहीं हुए.
और आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए लिव इन और ये सब एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि 15-20 साल जो कम्युनिटी ड्यूटीज करनी वो आपको नहीं करनी है। तो एंसेस्ट्रल विजडम के अगेंस्ट जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कम्युनिटी, मैं नहीं कह रहा कौन सी कम्युनिटी में जाना है, मैं ये कह रहा हूं जिस भी कम्युनिटी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 15-20 साल कंसिस्टेंट उसी में करोगे तो राइट्स मिलेगी। 15-20 साल सेम ग्रुप में ड्यूटीज करोगे तो राइट्स मिलेगी। जय हिंद। Thank you, Ankit ji, for sharing all those practical tips. If you go against ancient wisdom, you have to face the consequences. It's a very, very powerful message and lots for all of us to think about. You can also subscribe to Dr. Ankit Shah's YouTube channel, drankitshah.in. You can click on the link. We have a QR code outside which you can register for. Dhanyavad, Ankit ji. We now invite Shri Avinash Dharmadhikari ji to address us. सम्माननीय अंकित भाई और सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले सबको नमस्ते। और इस नमस्ते के साथ ही जो हमारी संस्कृति की शाश्वत प्रार्थना है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, उस प्रार्थना का भगवान बुद्ध ने सिखाया हुआ पाली वर्णन है, भवतु सब्ब मंगलम। वो भारत की हर भाषा में है। अगर हम यहाँ पुणे में हैं तो संतों ने, संत ज्ञानेश्वर का पसायदान है, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। मैं तो इस श्रद्धा के साथ कह रहा हूं कि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ये भारतीय संस्कृति की व्याख्या है। जिस इकोनॉमिक्स के बारे में भी अंकित भाई कह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और अगर जहां ग्लोबलाइजेशन की एक तरफ बात हो या अभी जो वर्तमान परिदृश्य है दुनिया का, उसमें जो अमेरिका जिन नीतियों पर चल रहा है, तो डी ग्लोबलाइजेशन की एक प्रक्रिया जारी हो, उसमें अगर दुनिया को कोई दिशा दिखाएगा तो वो हमारा सनातन विचार है। ये मेरी श्रद्धा है। तो जो ये प्रार्थना प्रकट होती है, एक तो नमस्ते, मात्र उस नमस्ते शब्द में भी है कि मेरे अंदर जो ईश्वरी चेतना है वो आपके अंदर होने वाली ईश्वरी चेतना को प्रणाम करती है। एक शब्द में यह सब है। यह जो हमारी भारतीय शैली है बात कहने की, जिसे कि सूत्र शैली कहा जाता है, कि गहरे से गहरा विचार 2 या 3 शब्दों में प्रकट हो जाता है, यह सूत्र शैली है। सूत्र चाहे पतंजलि के हो योग सूत्र, या पाणिनि के हो भाषा सूत्र, या पूरा वेदांत विचार महर्षि व्यास मुनि ने जिन ब्रह्म सूत्रों में बताया, ये तो चलता रहेगा। सूत्र शैली है जो कि अर्थ का पूरा ब्रह्मांड 2 या 3 शब्दों में समा जाता है। एक नमस्ते, मेरे अंदर जो ईश्वरी प्रेरणा है वो आपके अंदर होने वाली ईश्वरी प्रेरणा को वंदन करती है। अगर इस वाक्य पर भी और थोड़ा सोचा जाए तो हमें इस बात का अनुभव होगा कि इसका मतलब है सभी में एक ही एक ईश्वरी चेतना भरी हुई है, इसलिए सब बन जाते हैं बहन और भाई।
ये मात्र कोई भावनिक वाक्य नहीं है। इन वाक्यों पर अगर हम चलें तो एक नया इकोनॉमिक्स भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जिसकी बात अंकित भाई कर रहे थे, वो चाहे फैमिली हो, कम्युनिटी हो, और वहां से लेकर के पूरी दुनिया हमारे लिए एक फैमिली है, कुटुंब है। वो जो सनातन की फिर धारा इकोनॉमिक्स के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में वो प्रकट होगी। आपको और मुझे निजी जीवन से लेकर के पूरे इस राष्ट्र को और दुनिया को अब एक बार नया रास्ता दिखाएगा। वो समय आ चुका है, हमने वो अपना कर्तव्य निभाना है। तो वो नमस्ते भी है कि जो सब में एक ही प्रेरणा भरी हुई है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। जो अंकित भाई बात कर रहे थे कि अगर वेस्टर्न या अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मात्र शरीर को अंतिम सत्य मानता है और इसलिए भोगवाद की तरफ बढ़ता है, मटीरियलिज्म, कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भगवत गीता में तो इसको आसुरी संपत्ति कहा गया है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धम। कि अब ये मुझे ये मिला है और ये चाहिए, इसके बाद और ये चाहिए, मुझे ये प्रसिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, कीर्ति चाहिए, सब ये इसको आसुरी गुण कहा गया है। इकोनॉमिक्स की और राजनीति की, यहां तक कि दुनिया की राजनीति, जियोपॉलिटिक्स भी दिशा अगर कि पूरी पृथ्वी एक है, वो हमारी माता है, वो हमारा पालन पोषण करती है और हमें माता के प्रति भी कर्तव्य निभाना है। ये कोई इमोशनल वाक्य मात्र नहीं है, इसमें इकोनॉमिक्स का अप्रोच है, जीवन की तरफ देखने की दृष्टि है। जो बात अंकित भाई भी कर रहे थे कि अगर हम शरीर को ही अंतिम सत्य मान के चलें, और जिसकी तरफ उन्होंने भी इशारा किया कि धारणा अगर यही हो कि एक ही जन्म है, जो भोग लेने मुझे इसी जन्म में लेने, फिर कहां आना है। पर जिसको मालूम है कि तुमको फिर आना है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पूरी व्यवस्था करके जाना है, वो कैसे भोगवाद की तरफ बढ़ेगा। हर व्यक्ति का जीवन सम्मानजनक होना जरूरी है, पर वो सबका भी होना जरूरी है। यह नहीं कि कोई 5% लोगों के पास पूरी संपत्ति सेंट्रलाइज हो जाए और बाकी 95% दरिद्रता के साथ संघर्ष करते रहें। सनातन इकोनॉमिक्स में ही जो भारतीय जीवन विषयक दर्शन है, और वो दर्शन जिस किस्म की नीतियों को सामने लाएगा, वही हमारे लिए भविष्य की दिशा है। मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, वही पूरे दुनिया के लिए भविष्य की दिशा है। तो वहां बैठे बैठे अंकित भाई की जब बात मैं सुन रहा था, एक आनंद हो भी रहा था मुझे, और जो आनंद आप सब तक पहुंच रहा है वो बीच बीच में आपकी तालियों से, या जहां उन्होंने कुछ नर्म विनोदी बातें कही तो उन बातों में भी मुझ तक पहुंच रहा था, मुझे भी खुशी हो रही थी। अंकित भाई ने बीच में जब कहा कि घर में पिता के लिए कोई स्थान ही बचा नहीं है, तो सामने से ऐसा रिस्पांस आ गया कि जैसे चलो हमारा दुख समझने वाला कोई तो है। मैं अंकित भाई को भी हम सब की तरफ से दुनिया भर की सारी शुभकामनाएं उन तक पहुंचाता हूं। उन्हें 100 साल से ज्यादा और आनंदी और आरोग्यपूर्ण जीवन मिले, ये शुभकामना प्रकट करता हूं। वो जो 100 साल का जीवन जिएंगे, ये देखने के लिए जिएंगे कि फैमिली फिर एक बार सशक्त हो चुकी है,
संस्कृति मात्र कायम नहीं रखना है, वो और भी समृद्ध बनानी है। उसके लिए जो ग्रोथ रेट जरूरी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी, जिसको उन्होंने इशारा किया, अन्यथा कोलैप्स हो रहा है पॉपुलेशन का, वो कोलैप्स एक तरफा हो रहा है। और ये रास्ता एक तरफ खुदकुशी की तरफ जाता है और दूसरी तरफ फिर जो आक्रमणकारी है, जिसका मूल दर्शन ही हिंसक है, जो कहता है पूरी दुनिया हमारी है और वो दुनिया हमको जीत लेना ही है, हम तुमको खत्म ही करने के लिए है। वो इशारा भी अंकित भाई कह रहे थे। तो मेरी 100 साल की उम्र की प्रार्थना के पीछे है कि वो ये सब देखेंगे कि इस पर मात देते हुए भारत फिर एक बार जाग उठा है और दुनिया को भी जगा रहा है, दुनिया का भी भला कर रहा है। ये तो मेरी भी श्रद्धा है कि भारत का काम मात्र भारत के लिए नहीं है, भारत का काम पूरी दुनिया के लिए है। यह कहने वाला मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं। आधुनिक समय की बात चले तो स्वामी विवेकानंद ने यह कहा और उनसे लेकर के हमारी धारणा यही है कि पूरी दुनिया की तरफ देखने का हमारे पास एक दृष्टिकोण है, एक संस्कृति है जो कि सनातन धारा हजारों सालों से चली आ रही है, जो ये जानती है कि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और वो हर होने वाले परिवर्तन में ऐसा कौन सा शाश्वत हिस्सा है, इटर्नल, जो कि सनातन है, कि जब तक हम वो बचाए रखेंगे हमारी आत्मा रहेगी और वो आने वाले हर समय के मुताबिक शरीर धारण कर लेगी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी ये है भारतीय संस्कृति के पास। मुझे तो इस बात पे गर्व महसूस होता है कि हम पूरी दुनिया ही एक राष्ट्र है, ये सपना देखने वाले दुनिया में पहले लोग हैं। हमारी ऋग्वेद से प्रार्थना है, जो कि हम गणेशोत्सव में भी जब आरती हो जाती है और फिर जो मंत्र पुष्पांजलि में हम कहते हैं, उसमें पंक्तियां हैं, पृथिव्यै समुद्र पर्यंतायाः एकराट इति। यह ऋग्वेद की प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना है कि पूरा विश्व, दुनिया ही एक राष्ट्र है। और वो क्या राष्ट्र है हमारी नजर में? तो जिस पश्चिमी या अब्राहमिक इकोनॉमिक्स के बारे में अंकित भाई कह भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स की नजर में दुनिया एक मार्केट है और मुझे वो मार्केट हर तरह से जीत लेना है। और लोगों की जरूरतें हो ना हो, मुझे वो क्रिएट भी करना है जरूरतें, क्योंकि मुझे मार्केट चाहिए। मेरी वस्तु या सेवा हो, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका मार्केट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। वो मार्केट बढ़ते रहने के लिए मेरा प्रभुत्व जरूरी है, इसलिए राजनीतिक पॉलिटिकल टसल भी आ जाता है और फिर वो रास्ता हिंसा की तरफ ही दुनिया को ले जाता है। वो इकोनॉमिक्स चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स हो, उसको भी दुनिया जीत लेनी है। जब तक कि मेरा गुड्स या सर्विस पूरी दुनिया पर छा नहीं जाता है, तब तक उसका एक्सपांशन होते रहना है। और पूरी दुनिया अगर मुझे जीत लेना है तो मुझे राजनीतिक प्रभुत्व भी चाहिए, इसलिए मेरी सेना भी चाहिए और मेरे पास हिंसा की शक्ति भी चाहिए। यही तो विशेषकर 1750 के बाद माने औद्योगिक क्रांति और यूरोपियन लोगों ने पूरी दुनिया को रौंद डाला। हमें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी 150 सालों के लिए
अभी कहीं जाके हम फिर से एक बार उभर रहे हैं, पर वो जो भोगवादी मटीरियलिस्ट इकोनॉमिक्स है वो दुनिया की तरफ सिर्फ एक मार्केट के रूप में देखता है और उस मार्केट का एकमात्र उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि बस मेरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सिर्फ हमको प्रॉफिट, नफा, मुनाफा, लाभ हर जो चाहे रास्ते से, पर हमें वो कमाना है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है और फिर 1848 के बाद उसके सामने मार्क्स और एंगल्स का मैनिफेस्टो लेके खड़ा हुआ, उसका दावा तो था लिबरेटिंग ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पर उसने जो कार्यक्रम बनाया वो तो पहले वाली से ज्यादा शोषण करने वाली व्यवस्था को मार्क्सवाद ने जन्म दिया। उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि कुटुंब, फैमिली हमारा शत्रु है। 1848 से बात चल रही है। उसका आधुनिक रूप जिसका अंकित भाई ने उल्लेख किया, वोकिज्म, वोक है वो पश्चिमी अमेरिका में, यूरोप में, वो हमारी शिक्षा पद्धति में भी आ गया, लेकिन अब अमेरिका, यूरोप में उसके खिलाफ एक रिएक्शन खड़ा हो रहा है। वो वोकिज्म तो मार्क्सवाद की ही आगे बढ़ाई गई हुई रेशा है, पर मूल तो वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखा गया उसी में उल्लेख है कि फैमिली बच्चों का शत्रु है, फैमिली बच्चों का शोषण करती है, और इसलिए अगर मुक्तता मानव की करना है तो यह फैमिली सिस्टम तोड़ देना है, जिसकी तरफ अंकित भाई ने भी इशारा किया। अब जब फैमिली सिस्टम तोड़ देना है, उसके पीछे भी एक इकोनॉमिक्स आ गया कि अगर समझ लो मां, पिताजी और उनके 2-3 बेटे, लड़के लड़की साथ में रहते हैं, आगे चल के उन लड़कों की शादी हो जाए और वो भी घर एक साथ में है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट कम हो जाएगा। अगर घर एक साथ रहता है तो मेरे घर में एक फ्रिज होगा, उससे मेरा काम चलेगा, शायद एक टीवी होगा, हर किसी का शायद लैपटॉप होगा। लेकिन मुक्तता और स्वतंत्रता के झूठे नाम से अगर यह फैमिली टूट पड़े और हर कोई व्यक्ति अलग अलग रहना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है हर व्यक्ति के लिए अलग घर चाहिए, उस हर घर में टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, मार्केट बढ़ गया। तो मार्केट कंसिडरेशन से ही फैमिली सिस्टम को तोड़ देने का षड्यंत्र चलता रहता है और हमको बताया जा रहा है यह मुक्तता का रास्ता है। फिर पश्चिमी सभ्यता ने अब अनुभव करना भी शुरू कर दिया है कि यह जो फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो गई, आने वाली नई पीढ़ी में कई समस्याएं निर्माण हो रही है। एक अमेरिकी लेखक है जोनाथन हैट, HADT, जोनाथन हैट। उसकी एक कुछ ही महीनों पहले प्रसिद्ध हुई किताब है एंग्शियस जनरेशन, और 350 पन्नों की किताब में वो मुख्य रूप से क्या कहता है कि यह जो फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो गया तो बच्चों की देखभाल और परवरिश ठीक से नहीं हो रही है। बच्चे को एक आनंदी, एक समर्थ, एक आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व होने के लिए पिताजी और माताजी दोनों की जरूरत है, पर जिसको गलत स्वतंत्रता का वोकिज्म का नाम दिया गया सिंगल पेरेंट फैमिली, और उसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, उससे जो सोशल प्रेशर्स हो रहे, अंकित भाई ने बता भी दिया। अब वो अमेरिकी विचारक कह रहा है कि आने वाली नई पीढ़ी
चिंताक्रांत पीढ़ी है, एंग्शियस जनरेशन, क्योंकि उनकी परवरिश, उनके जो संस्कार है, एक व्यक्तित्व के रूप में उनको जो ढालना है वो ठीक से नहीं हो पाया है। अभी कल ही मैं इंटरनेट पर एक पढ़ रहा था आर्टिकल, जहां की एक पश्चिमी है विचारक, वो कह रहा है कि घर में दादा दादी का होना या नाना नानी का होना पोते के लिए कितना जरूरी है। अब याद आई तुमको? और जो हमारी सभ्यता का सबसे बेसिक यूनिट ही है फैमिली, और फिर हम दुनिया की तरफ भी देखते हैं, फैमिली की ये कुटुंब है, जो हमारा सपना है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि मराठी में संत ज्ञानेश्वर ने भी कहा, और वो संत चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, सभी ने हमको यही सिखाया है कि हमारे लिए ये दुनिया एक फैमिली है। और जहां हम अपनी छोटी फैमिली की भी चिंता करेंगे, उसी के साथ साथ पूरी दुनिया नाम की जो फैमिली है उसकी भी चिंता करना है। तो इसके लिए जरूरी है एक नया इकोनॉमिक्स भी। वहां भी इंसान के जीवन की तरफ देखने की एक दृष्टि है। फिर चाहे एडम स्मिथ हो या कार्ल मार्क्स हो, उन्होंने तो तय कर लिया कि इकोनॉमी ही मानवीय जीवन का एकमात्र बेसिस है, और अगर उस पर सुपर स्ट्रक्चर खड़ी करना है, सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, नृत्य, नाट्य, संगीत है, सब, मार्क्स कहता है कि उसकी जड़ है, नींव है सिर्फ इकोनॉमी, मटेरियल बीइंग। दूसरा निकल आया, ऑस्ट्रिया का विचारवंत है फ्रॉइड ने कहा कि नहीं नहीं, पूरे इंसान की, इंसानियत की नींव, जड़ है काम, सेक्स पे खड़ी है, कि सब लाइंस जो है विचार के सब जाके अंतिमता मिल लेते हैं, ये काम नाम की प्रेरणा है इस पर। ये तो स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में ही बताया है कि इन दोनों ने मानवीय जीवन को नीचा दिखाया है। अगर वो कह रहे हैं कि या तो अर्थ या काम ही मानव जीवन की मूल प्रेरणा है, तो उनकी जीवन की तरफ देखने की दृष्टि ही संकीर्ण है, क्योंकि हजारों सालों से भारत कहता है कि जीवन के पीछे है 4 पुरुषार्थ, और चारों समान है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें भी कहा गया है कि अर्थ और काम धर्माधिष्ठित होना चाहिए, कि तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। अर्थ और काम प्रेरणा का स्वागत है, लेकिन वो नियंत्रित होना जरूरी है धर्म की प्रेरणा से। तो जीवन की तरफ देखने की व्यापक दृष्टि भारतीय विचार में है, और जहां हमें एक नए इकोनॉमिक्स को भी जन्म देना पड़ेगा, उनके सूत्र भी हमारी सनातन विचारधारा में हैं। मैं समय के चलते सिर्फ 2 मुख्य बातें आपके सामने कहूंगा थोड़े में। अभी जो वर्तमान इकोनॉमिक्स की व्याख्या है, व्याख्याएं हैं, अनेक है। अगर उसमें से ज्यादा आसान कोई व्याख्या देखनी हो, तो वो कहा जाता है किसी को भी इकोनॉमिक्स अगर सीखना हो तो क्लासरूम में पहले दिन उसको इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बताता है कि इकोनॉमिक्स की व्याख्या क्या है। रिकंसिलिएशन ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड्स इज इकोनॉमिक्स। कि इनको जोड़ना है, रिकंसिलिएशन, इनमें तालमेल करना है। किनमें? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, मानव की इच्छाएं पूर्तता करने के लिए जो साधन है वो तो मर्यादित है, पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड्स, कि हमारी जो मांगे हैं, डिमांड्स है, वो तो बढ़ती जाने वाली है। यहां तक है कि उन मांगों को पूरा करने के लिए जो साधन है, अगर उनमें बढ़त है भी तो वो गणितीय बढ़त है, एरिथमेटिक प्रोपोर्शन, 2, 4, 6, 8, 16 ये होती है।
पर हमारी जो मांगे बढ़ती रहती है, तो हर बार जब एक मांग डिमांड पूरी होती है तो उस एक डिमांड के पूरे होने के कारण और नई 10 डिमांड्स निर्माण होती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड्स। तो जहां रिसोर्सेस बढ़ेंगी एरिथमेटिक प्रोपोर्शन में, पर डिमांड्स तो बढ़ेंगी ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में, माने 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसमें। तो ये कैसे होगा? इसका तालमेल तो कैसे रहेगा? तो इकोनॉमिक्स कहता है इसका तालमेल बिठाना ही कहता है इकोनॉमिक्स है। पर विशेषकर एडम स्मिथ से लेकर के आज की तारीख में भी जो आधुनिक इकोनॉमिक्स की रचना है, वो मात्र ये जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे बढ़ाए जाए, और हमारी डिमांड्स जो कि बढ़ती रहेंगी वो कैसे पूरी की जाए। और उनके चलते हमने तो अब पूरी पृथ्वी को विनाश की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि रिसोर्सेस, साधनों को लूटना है और लूटते जाना है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यह इकोनॉमिक्स कहीं बात ही नहीं करता है कि भाई अच्छे जीवन के लिए अपनी डिमांड्स भी कहीं तो रिस्ट्रिक्ट कर लो। अगर बढ़ता जाएगा तो पूरी दुनिया उद्ध्वस्त हो जाएगी, और अब उद्ध्वस्त जो हो जाएगी की बात नहीं है, हम तो होने की कगार पे हैं, या शायद वो कालखंड तो शुरू हो भी चुका है। जो पश्चिमी सभ्यता कहती है कि नेचर, निसर्ग के हम स्वामी हैं, और उस निसर्ग को लूट के हमारा जीवन समृद्ध करना ही हमारा काम है। इसका मतलब है कि नेचर, निसर्ग और हम में वो द्वैत मानता है, ड्युअलिज्म मानता है, और नेचर इज समथिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड, नेचर इज समथिंग टू बी कंज्यूम्ड। भारत यह सिखाता है कि हम उसी निसर्ग का एक हिस्सा है, उसके साथ हमारा अद्वैत है। जब इस वेदांत का पता चल जाएगा तो कैसे हम उसी निसर्ग को लूटेंगे। निसर्ग की तरफ देखने की भी हमारी दृष्टि है कि जितना उस निसर्ग से ले रहे हो, या तो उससे ज्यादा वापस करो, या निसर्ग की जो अपनी शक्ति है नवनिर्माण की, उसको तुमने छूना नहीं है, खत्म नहीं करना है। अब जाके यूनाइटेड नेशंस कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसकी व्याख्या कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पर वो दर्शन जब तक वो निसर्ग और इंसान में द्वैत मानेगा, इंसान निसर्ग को लूटता रहेगा, मांगे बढ़ती जाएंगी, उनकी पूर्तता के लिए साधन कम पड़ते जाएंगे। यह सीधा रास्ता विषमता की तरफ ही जाता है। पर हम जिस दिन यह ध्यान में लेंगे कि उसी निसर्ग के हम भी एक अंश है और हमारा उसके साथ अद्वैत है, अगर हम उसी निसर्ग की रक्षा करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा करेगा। यह दृष्टि ही पर्यावरण की समस्या को भी उत्तर है। वरना औद्योगिक क्रांति से जो इकोनॉमिक्स चला आया वो पर्यावरण को ध्यान में ही नहीं लेता है। उसके लिए हवा, पानी, जमीन, ये जो ग्लोबल कॉमन्स है, बाप का माल है। मैं लूटता रहूंगा, मेरे इकोनॉमिक्स में वो आता नहीं है। अब हम वहां पहुंचे कि जहां डिजास्टर एक के बाद एक हो रहे हैं, आने वाले सालों में और भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम लूटते रहे। धरती माता को बुखार आ गया है। वो इसलिए आया कि ये भोगवादी अर्थशास्त्र हम करते रहे। जिस दिन ये पता चलेगा कि वो निसर्ग के साथ हमारा अद्वैत है और इसी के साथ साथ चलेंगे तो हमारी परवरिश ठीक से होगी, तो दुनिया के सामने आज जो पर्यावरण की समस्या, उसका भी जवाब मिल जाएगा। वो हमारे भारतीय विचारों में वो जवाब है। इसलिए आखिर में मैं नेशन फर्स्ट को भी सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। यह वचन भी दे रहा हूं कि आने वाले और दिनों में, सालों में और भी जो काम करना है, उसमें नेशन फर्स्ट के पूरी तरह से चाणक्य मंडल भी साथ साथ है।
आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम एक साथ और भी ये जागरण का और सनातन की आवाज बुलंद करने का हम काम करते रहेंगे। इसलिए समापन में मैं उसी चाणक्य के 4 सूत्र बता रहा हूं। अभी उस पर निरूपण नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है आसान है, समझने में कोई मुश्किल नहीं है। 4 है, इंटरकनेक्टेड है सूत्र। तो चाणक्य का पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मम। कि चाणक्य बताता है मानवीय जीवन का हम क्या आप चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, फिर सुख क्या है और सुख की व्याख्या क्या हो वो चलती रहेगी। पर भारतीय सनातन विचार पर जो आधारित है वो चाणक्य कहता है कि सुख की नींव मूलम धर्मम, यह जो धर्म नाम की संकल्पना है, अभी मैं उस पर निरूपण नहीं करूंगा। फिर चाणक्य कहता है धर्मस्य मूलम अर्थम, कि जो जीवन में सुखी होना है तो धर्म के रास्ते पर चलना है। वो धर्म भी टिका हुआ है, अर्थ यानी हमारा मटेरियल भी वेलबींग हो, सभी संतुष्ट हो और संपत्ति का समतापूर्ण वितरण भी हो। फिर चाणक्य कहता है अर्थस्य मूलम राज्यम, स्टेट, ये शासन नाम की जो संस्था है उसकी जो इकोनॉमिक नीतियां रहेंगी उस आधार पर अगर सही दिशा रहेगी तो समाज का चाल चलन ठीक रहेगा। और जो आखिरी चौथा सूत्र है उसमें तो मुझे लगता है चाणक्य ने एक बहुत ही महान विजनरी एक मुद्दा हमको बताया है। वो कहता है अगर सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, स्टेट, तो चाणक्य कहता है कि स्टेट की नींव क्या है? चाणक्य कहता है राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। ये कहता है इंद्रिय निग्रह, कि राज्य जो चलाएंगे वो भी और जिनके लिए चलाएंगे वो भी, चाणक्य ने तो कहा ही है, अभी मैं उसको नियंत्रित कर माने उस पर अभी कब नहीं कहूंगा, लेकिन राज्य ये जो व्यवस्था है उसका काम ही है लोगों का भला। ये चाणक्य की भी व्याख्या है, ये व्याख्या रामायण में है, ये महाभारत में है और ये मूल वेदों में है कि राज्य नाम की जो संस्था है उसका काम है लोगों का कल्याण। तो जिसको वो लोगों का कल्याण करना है उसने अपने इंद्रियों पे निग्रह करना है, क्योंकि तुमको सत्ता चलानी है। अगर तुम्हारा चरित्र साफ नहीं रहेगा, अगर तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की खाइयों में गिर जाओगे तो तुम राज्य नहीं चला पाओगे। ये जो भारत की सनातन दिशा है वो मात्र भारत ही नहीं पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगी। मेरी प्रार्थना है कि हमारी तरफ से होने वाला सब काम हम सब साथ में करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अभी विराम कर लेता हूं। धन्यवाद अविनाश जी. We could not have had a session on Sanatan economics without Chanakya's sutras. Thank you. And it makes such a big difference when we hear it from Avinash ji himself. इस सत्र को संभव बनाने में सभी लोगों के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। पुणे महानगर निगम के कर्मचारी, ध्वनि प्रणाली व्यवस्था और वो सभी जिन्होंने कई महीनों से इस सत्र की योजना बनाई और अथक प्रयत्न किए। हम अपने दर्शकों को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इस सत्र को सुशोभित किया। अभी हम राष्ट्रगान से इस सत्र की समाप्ति करेंगे। काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। हो याचं कर्नल पाटील आहेत, आर्मीचं काम ग्रेट करतात. आमचा 30-35 वर्ष संबंध आहे. ते त्यांचं नियतकालिक आहे, आपण त्याचं प्रकाशन करतो. Thank you.